अवसर देने के लिए बहुत बहुत स्वागत सभी बच्चों का। और मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों ने अपना वीडियो ऑन किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो चूंकि बच्चों में भगवान का रूप होता है तो मैं चाहता हूं कि भगवान के दर्शन मिल जाएं। जितने बच्चों को मैं देख पाऊंगा, उनको अनुभव कर पाऊंगा, उनकी प्रतिक्रियाएं मुझे दिखाई देंगी, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी बात आरंभ करता हूं कि राम प्राण के स्वामी रक्षक, राम हृदय के नाथ, कृपा करें सीतापति बलहीन सभी आघात, मुख में राघव नाम तो मुदित हंस वाहिनी माँ, हो प्रणाम स्वीकार ये दर्पण कहता मन की बात। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर को। स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उनको नमन। माँ सरस्वती को सादर अभिनंदन, प्रणाम। आदरणीय प्रधानाचार्य जी विशोक कुमार जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस योग्य जाना। विभागाध्यक्ष उमेश बाबू गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। स्वाति जी का बहुत बहुत आभार इस पूरी व्यवस्था के लिए। जिसके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, उनको बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया और मुझे बच्चों के साथ में अपना अनुभव, अपना कौशल, अपनी बात साझा करने का अवसर दिया। तो आज हमें बात इस विषय पर करनी है कि कथा लेखन एक कला है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सुनाता हूं, कुछ बताता हूं, और आप लोग जितना मेरे साथ में इंटरेक्ट करेंगे, जितना हम आप परस्पर बातचीत कर पाएंगे, उतना हमें अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। स्वस्थ मन से, प्रसन्न मन से सुनिएगा, ठीक है। तो कुछ यदि मुझे सुनाई दे तो मुझे समझ में आएगा। कोई थम्स अप, कोई प्रतिक्रिया, आप अनम्यूट होकर बोल सकते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि सभी बच्चे बिल्कुल अनुशासित यहाँ पर सुन रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हमारे समय में जब हम छोटे बच्चे थे आपकी तरह, तो इस समय रविवार के दिन मोगली देखा करते थे, जो कि एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जो कि एक बहुत ही प्रभावी कथा है। तो आज आप मुझसे सुन रहे हैं कि कथा कैसे लिखी जाती है। तो चलिए मैं बिना किसी विलंब के अपनी बात आरंभ करता हूँ। आप सभी ने चुटकुले सुने? यस सर। यस सर। सभी ने चुटकुले यस सुने। सर। तो एक बार एक बच्चा विद्यालय में देर से पहुंचा, और जब उसकी टीचर ने उससे पूछा कि तुम देर से क्यों आए, तो उसने कहा मैं गिर गया था और लग गई थी। तो टीचर ने बोला, अरे कहाँ गिर गए थे, कहाँ लग गई थी? तो उसने क्या कहा कि मैं बिस्तर पे गिर गया था और आंख लग गई थी। अब आप लोग सोचोगे कि ये इतना पुराना सड़ा हुआ चुटकुला जो हमने 50 बार सुन लिया और सुना दिया, ये हमको क्यों सुना रहे हैं? ध्यान से सोच के देखिए, हर एक चुटकुला एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी। और वो कैसे कहानी है, वो क्यों कहानी है, और उसमें कहानी के क्या गुण हैं, ये हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि कहानी कैसे रची जाती है, कैसे लिखी जाती है, और आप उसको कंपटीशन में यूज भी कर सकते हैं, श्रेया जी ने अभी जो सब बताया। सबसे पहले आप मुझे दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से। पहला तो ये कि पर्यायवाची क्या होता है। आप किसी भी तरह की साहित्यिक रचना करें, चाहे आप कविता लिखें, कहानी लिखें, नाटक लिखें, कोट्स लिखें, आपको जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर आपको बहुत काम आएगा। हाँ प्रियांशी बेटा बोलो, पर्यायवाची क्या होता है? एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होने। या इसको ऐसे कहें कि एक ही शब्द के समानार्थी जो दूसरे शब्द होते हैं। एक शब्द के अलग अलग अर्थ नहीं, बहुत सारे अलग अलग शब्दों का समान अर्थ। जैसे इंदु और चंद्रमा और चंदा और चांद, ये सभी का एक ही अर्थ है ना। तो इस तरह से जल, वारी, नीर, तोय, सभी का अर्थ वाटर होता है ना। तो ये पर्यायवाची जो है, ये हमें क्यों याद करने चाहिए, क्यों हमें इनमें सशक्त होना चाहिए, हाउ डज इट इंप्रूव योर वोकेबुलरी। जब आप कोई भी साहित्यिक रचना करते हो ना, तो ये जो पर्यायवाची होते हैं, ये आपके लिखे हुए को सुंदर बना देते हैं, ये आपके लिखे हुए को आकर्षक बना देते हैं। आप जो भी बात कहना चाहते हो, यदि आप
कविता लिखते हो तो पर्यायवाची और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपके तुक मिलाने होते हैं, वहां पे आपको छंद मिलाने होते हैं। लेकिन यदि आप कहानी लिखते हो, निबंध लिखते हो, या नाटक भी लिखते हो, कुछ भी लिखो, जितने आपको अच्छे पर्यायवाची याद होंगे ना, उतना आप अपने आप को अच्छे रूप में अभिव्यक्त कर पाओगे, है ना। तो पर्यायवाची, ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि कहानी तो लिखना हम सीख लेंगे, लेकिन कहानी को सुंदर तरीके से कैसे लिखा जाए, उसके लिए आपका वर्ड पावर, आपका शब्दकोश, आपका वोकेबुलरी स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, कथा के गुणों के आधार। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर और बताइए, और ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। शब्द शक्ति क्या होती है? किसी को पता है शब्द शक्ति क्या होती है? चलिए मैं बताता हूं। शब्द शक्ति, हिंदी व्याकरण जो होती है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक टर्म होता है शब्द शक्ति। 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा, और एक होती है व्यंजना, है ना। तो ये शब्द शक्ति क्या करती है कि अभिधा शब्द शक्ति होती है जो जैसा कहा गया है वैसा ही है, ठीक है। दूसरी होती है लक्षणा, कि कहा तो कुछ और है लेकिन अर्थ उसका कुछ और है। जब आप अपने किसी मित्र पे कोई तंज कसते हैं, कोई व्यंग्य करते हैं, कोई बात उसको उल्टी घुमा के कहते हैं, उपहास करते हैं, अधिकांश चुटकुलों के अंदर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है ना। जैसे इस बच्चे ने क्या कहा, लग गया, गिर गया था, लग गई थी, लेकिन वो बात कहना कुछ और चाह रहा है, वो अपनी बात छुपा के घुमा के कह रहा है। और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि एक ही शब्द का, एक ही बात का अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। तो अभिधा हो गई सीधी सरल, लक्षणा हो गई कहा कुछ और अर्थ कुछ और व्यंजना, उसमें मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, अब फिर मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे पर्यायवाची, जैसे वोकेबुलरी, शब्द शक्ति, शब्द ज्ञान आपकी लेखन को शक्ति देता है, वैसे ही शब्द शक्ति का प्रयोग जब आप सीखते हैं तो आपको बहुत अच्छा, बहुत ही अलग तरीके से लिखना आ जाता है। अब शब्द शक्ति का प्रयोग करने के लिए आपको थोड़ा उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपके गुरुजन उसको और विस्तार से बता पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक छोटी सी उक्ति है जिसमें शब्द शक्ति का बड़ा सुंदर प्रयोग होता है कि काग दही के कारणे जीवन दियो गंवाए। इसका अर्थ क्या है कि काग यानी कौआ दही को खाने के लिए आया, लेकिन वहां पर किसी ने उसे पत्थर मार दिया, वो मारा गया। तो काग दही के कारणे जीवन दियो गंवाए, ठीक है। अब इसी को यदि कोई सुनने में अलग समझे तो क्या कहेगा कि कागज ही के कारणे जीवन दियो गंवाए, यानी ओनली फॉर पेपर, कागज के लिए अपना जीवन गंवा दिया। जैसे कि कोई साहित्यकार, उसने क्या किया, जीवन भर लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, और केवल उसने बहुत सारे कागज एकत्र कर लिए लिख लिख के, और उसमें अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। और तीसरा क्या प्रयोग हो सकता है कि का गदही के कारण जीवन दियो गंवाए, कि एक गधी के पीछे कोई कुम्हार है, उसकी गधी है, वो दौड़े जा रही है और वो उसके पीछे भागे जा रहा है, और उसके पीछे भागते भागते वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। तो का गदही के कारण जीवन दियो गंवाए। तो ये होती है शब्द शक्ति, कि जहां पर कहा कुछ और लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल जाए। अब मैं इस बात को यही सीमित रखते हुए आपको केवल ये कुछ विचार देना मैं चाहता था। अब मैं आ जाता हूं कहानी पे। तो आप में से कितने लोगों ने, मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको, और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अच्छे उदाहरण से जितना आप नहीं सीख सकते, बुरे उदाहरण से उतना ही अच्छा आप सीख सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें बुरे उदाहरणों से सीखना है, आपकी दृष्टि होनी चाहिए। बुरे उदाहरणों को देखकर आपकी दृष्टि हो यदि, तो आप उससे अच्छी बात सीख सकते हो। कैसे, एक कहानी आप लोगों में से किस किस ने सुनी, मुझे यदि आप हाँ या थम्स अप या हाथ उठा के बताएं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सुना है किसी ने? ये सभी ने सुना है ना, लगभग सभी ने सुना है। सबसे गंदी कहानी है ये सबसे बुरी कहानी है। मतलब ये कहानी जिसे सुना दी जाए उसका अच्छा भला, जिसको नींद आ रही है उसकी नींद उड़ जाती है, जिसका मूड अच्छा उसका मूड खराब हो जाता है। क्यों?
क्योंकि इस कहानी में ना कोई घटना है, ना कोई दृश्य है, ना कोई चरित्र है, ना कोई संवाद है, ना कोई निष्कर्ष है, ना कोई मंतव्य है, संदेश है, कुछ नहीं है। केवल एक वाक्य, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इसका मतलब क्या हुआ? जो जो बातें मैंने आपको कही अभी अभी, वो सारी बातें एक अच्छी कहानी में होनी चाहिए। क्या समझे? जो जो इस कहानी में नहीं है, वो सब एक अच्छी कहानी में होना चाहिए। तो अब हम उन बातों को समझेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ और उदाहरण पूछता हूं। मिस्टर बीन किस किसने देखा है टीवी पे या यूट्यूब पे? बहुत लोगों ने देखा है ना? मिस्टर बीन देखने में बड़ा मजा आता है। मिस्टर बीन में यदि आपने ध्यान दिया हो, कहानी होती है या नहीं होती है? मिस्टर बीन के जो भी एपिसोड हैं, देखो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मिस्टर बीन में कहानी होती ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि कहानी एक चीज है, संवाद दूसरी चीज है। समझ रहे हो आप? संवाद क्या होता है? डायलॉग। और कहानी क्या होती है? पूरी घटना, चरित्र, डायलॉग का जो मिक्स होता है। एक साथ जब ये सारी चीजें आती है तब कहानी बनती है। तो एक कहानी बिना संवाद की भी हो सकती है। संवाद जो है, डायलॉग जो है, वो कहानी का एक भाग है। वो आवश्यक नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आई बात। अब मैं आपको आपके अनुसार उदाहरण देके बताता हूँ। चूहा और शेर की कहानी सबने सुनी है। चूहा शेर के ऊपर कूद रहा था, शेर ने पकड़ा, चूहे ने क्षमा मांगी। चूहे ने क्या बोला? क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैं आपके कभी काम आऊंगा। फिर शेर हंसते हुए कहता है, तू क्या मेरे काम आएगा, चल तुझे छोड़ देता हूं। ये क्या है? डायलॉग है। चूहा और शेर परस्पर बात कर रहे हैं, है ना? इसने कुछ बोला, उसने सुना, उसने उसका उत्तर दिया, तो ये हो गया डायलॉग। तो इस कहानी में डायलॉग है। अब मैं कछुआ और खरगोश की कहानी में भी डायलॉग है, वो दोनों परस्पर बात करते हैं। अब एक और कहानी आपने सुनी होगी, कुत्ते और रोटी वाली। कुत्ते को रोटी मिली, वो लेकर जा रहा था, पुल के ऊपर पहुंचा, नीचे अपनी परछाई देखी और वो भौंका और रोटी गिर गई। इससे क्या शिक्षा मिली? कि लालच नहीं करना चाहिए था उसको। इस पूरी कहानी में डायलॉग है ही नहीं, कोई संवाद नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। तो कहानी होने के लिए संवाद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। घटना होना, चरित्र होना, दृश्य होना अनिवार्य है, संवाद होना अनिवार्य नहीं है। समझे? ठीक है। तो इसलिए वापस में गया अगर मिस्टर बीन पर, तो कहानी है लेकिन संवाद नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। तो वो उस कहानी में आपको सब कुछ कैसे समझ में आता है? एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से और सीन डिस्क्रिप्शन से, है ना? अब वहां पर तो आप उसको देख रहे हो, वहां पर तो आप उसको देख रहे हो, आपके सामने चल रहा है सब कुछ। लेकिन जब किसी ने बैठ के लिखा होगा उसे कि क्या क्या करना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज जो आपको वीडियो पे, टीवी पे, यूट्यूब पे दिखाई दे रही है, वो अचानक किसी ने यूं ही बना ली। उसको पहले लिखा जाता है, कोई बैठ के उसको लिखता है कि ऐसा 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 होगा और उससे ये बात निकल कर आएगी। अब हम समझते हैं कि जब कोई बैठकर लिखता है तो क्या सोचकर लिखता है ना? कि कहानी रची जा रही है, तो किस तरह से, किस प्रकार से कहानी रची जा रही है। तो कहानी के मैं आपको बताऊं, मेरी जो अभी तक की समझ है, जो अनुभव है, आप मेरी लिखी हुई, मेरी प्रकाशित रचनाएं भी पढ़ सकते हैं। स्टोरी मिरर से भी मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और उसके विषय में भी मैं आपको एक छोटा सा लिंक दे दूंगा। आप सभी, मैं चाहूंगा कि उस लिंक पर जाकर उन कहानियों को पढ़ें, देखें, उन पुस्तकों को पढ़ें। कहानी में सबसे पहले आपको देखना होता है कि विषय क्या है, आप किस संदर्भ में लिखना चाहते हैं, क्या बात लिखना चाहते हैं। ये देशभक्ति की कहानी हो सकती है, प्रेम की कहानी हो सकती है, परिवार की कहानी हो सकती है, सामाजिक समस्या पर आधारित कहानी हो सकती है। और मुझे पता है आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आपने अभी तक बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। वापस जाइएगा
और ये नोट कीजिएगा, मैं आपको एक बार डिस्क्राइब करने के बाद में, पूरा विवरण देने के बाद में, जो एलिमेंट है, तत्व जो है एक कहानी के, वो मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में भी शेयर कर लूंगा, आप वैसे भी नोट कर सकते हैं। कहानी का सबसे पहले आपको समझना होगा कि विषय, आप किस विषय पर कहानी लिखना चाहते हैं, ठीक। तो अलग अलग विषयों के मैंने उदाहरण दिए। उसके बाद दूसरा क्या होता है, घटना। एक घटना होना बहुत आवश्यक है। चाहे आप जितने भी हमने उदाहरण देखे, आप मोगली की बात कर लीजिए, आप कुत्ते और रोटी की बात कर लीजिए, कछुआ खरगोश की बात कर लीजिए, एक घटना होती है उसमें। घटना यानी कुछ 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 इवेंट, कुछ 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 इंसिडेंट उसमें हो रहे हैं। तो आपको पहले मन में सोचना होगा कि वो क्या घटना है जिसको, जिसका विवरण देते हुए, जिसको मुझे अभिव्यक्त करते हुए कहानी लिखनी है। अब ये जो घटनाएं होती हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। घटना जो होती है कहानी में, वो एक सत्य घटना हो सकती है। जैसे आप सभी ने यदि MS धोनी मूवी देखी हो, और ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो सत्य घटना ही दिखा रही हैं, और ऐसी घटनाएं आप पढ़ भी सकते हैं। समाचार पत्र में भी ऐसी घटनाएं आती हैं। तो हर एक घटना अपने आप में एक कहानी होती है, एक कथा होती है ना। वो अच्छी हो सकती है, वो बुरी हो सकती है, वो हास्यास्पद हो सकती है, वो अपने आप में एक छोटा सा चुटकुला भी हो सकती है। तो एक घटना का एक रूप होता है सत्य घटना, दूसरा रूप होता है कल्पना, है ना, प्योर इमेजिनेशन। जैसे अभी मैंने बताया, वो बच्चे ने कहा कि मैं गिर गया, मुझे लग गई, ये प्योर इमेजिनेशन है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं किसी विद्यालय में वास्तव में किसी बच्चे ने अपनी टीचर को जाके, अपने गुरुजी को जाके ये कहा हो, ऐसा नहीं हुआ। ये किसी की कल्पना है, किसी ने ऐसा सोचा और उसने ऐसा लिख दिया, और ये एक चुटकुला बन गया, छोटी सी कथा बन गई। तीसरा होता है कि सत्य घटना पर आधारित। जैसे कि मैंने, मेरी एक पुस्तक है 2 पूर्णांक, उसमें मैंने बहुत सारी जो कहानियां लिखी हैं, उनमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सत्य घटना पर आधारित हैं, जो वास्तव में मेरे ही जीवन में या मेरे आसपास मैंने किसी को देखा, और उस एक घटना को मुझे अच्छा लगा कि ये बात बहुत अच्छी है, ये घटना बहुत अच्छी है, किसी को प्रभावित कर सकती है, किसी को मनोरंजन कर सकती है, तो इस घटना को मैं कहानी रूप में लिखूं। तो मैंने क्या किया, उस घटना को उठाया, यानी कहानी का एक एलिमेंट घटना, घटना को उठाया, उसके ऊपर थोड़े से अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार शीर्षक, संवाद और उसमें चरित्रों के नाम डाले, और उसे एक कहानी के रूप में लिख दिया। तो कहानी में जो घटना होती है वो काल्पनिक हो सकती है, सत्य घटना हो सकती है, या सत्य घटना पर आधारित, यानी कहानी और सत्य का मिश्रण हो सकती है, मिक्स हो सकती है ना। इस तरह से आप घटना बना सकते हो, या घटना कहीं से ले सकते हो। तीसरा होता है दृश्य। किसी भी कहानी में जब आप उस कहानी को सुनते हो, तो आप विजुअलाइज करते हो। आपको ऐसा लगता है, जब आप कहानी को सुनते हो या पढ़ते हो, चाहे वो आपकी दादी नानी सुनाए, चाहे आपके फ्रेंड्स, आप मित्रों के साथ में अपने लंच टाइम में आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कोई कहे यार मैं ना वहां गया था, फिर वहां पर ना ऐसा हुआ था, इस बार हम छुट्टियों में जब वहां गए तो वहां ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये क्या है, वो कोई कहानी सुना रहा या सुना रही है ना। तो जब जब आप कहानी सुनते हो, तो आपके मित्र ने जो आपको कहानी सुनाई, वो कहीं ना कहीं आपके, उसका एक पूरा सीन बनता है, पूरा दृश्य बनता है मन में, कि वहां ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। इस सीन को, इस दृश्य को आप जितना अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हो, जितना अच्छा दिखा सकते हो, उतने अच्छे कहानीकार आप बनते हो। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी को हम बहुत बड़े आदर्श कहानीकार के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो दृश्य को बहुत अच्छा, चरित्रों को बहुत अच्छा, संवादों को बहुत अच्छा लिखते थे। तो दृश्य में कैसे, यदि अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं, कि यदि आपको बताना हो किसी को जाके कि प्रतीक भारत पलोड़ जी आए और उन्होंने हमको बताया कि कहानी कैसे लिखते हैं। अब आप इसका दृश्य यदि आप डिस्क्राइब करना चाहो, तो आप क्या कहोगे, हम लोग ऑनलाइन मीटिंग पर जुड़े थे, उसमें पहले श्रेया जी ने हमें बताया कि कंपटीशन है, फिर हमारी मैम ने हमें बताया कि आज हम इनसे सुनने वाले हैं। उसके बाद में जब प्रतीक जी ऑनलाइन आए, तो हमने क्या देखा कि उन्होंने एक सफेद शर्ट पहना हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लू जैकेट पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, उनके पीछे एक डॉल की फोटो हमने देखी, वो अपने घर से जुड़े हुए थे।
तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप मूल बात के अतिरिक्त जाके दृश्य को पूरा विवरण दे रहे हो कि वहां पर क्या। तो जितना आप विवरण दोगे उतना सामने वाला भी उसे इमेजिन कर पाएगा, उसे कल्पना कर पाएगा, उसे अपने दृश्य में, अपनी आंखों में, अपने मन में उसको देख पाएगा। तो ये होता है सीन, इसको कहते हैं दृश्य। जैसे कुत्ते और रोटी वाले में क्या बताया कि कुत्ता जा रहा है पुल पर। अगर आपको ये नहीं बताया जाता कि कुत्ता पुल पर जा रहा है तो आपको ये समझने में कठिनाई होती कि उसको परछाई कैसे दिखी रोटी की, उसको दूसरा कुत्ता कहां से दिखा, है ना। तो पहले आपको कहानी में बताया जाता है कि वो पुल पर जा रहा है। तो इस तरह से कहानी में दृश्य बताना बहुत अनिवार्य होता है। फिर होता है चरित्र। किसी भी कहानी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ चरित्र होते हैं, कुछ लोग होते हैं। ये मनुष्य हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, कभी कभी कुछ लोग निर्जीव वस्तुओं को भी चरित्र बनाकर कहानियां लिखते हैं। टॉय स्टोरी देखी है किसी ने, है ना। टॉय स्टोरी कितनी बड़ी मनोरंजक, बड़ी एंटरटेनिंग मूवी है। तो टॉय स्टोरी में क्या किया, निर्जीव वस्तुओं के ऊपर कहानी लिखती, निर्जीव को सजीव बना के कहानी लिखती। तो कहानी के लिए आप चरित्र किसी को भी पकड़ सकते हो, आप पेड़ों को चरित्र पकड़ सकते हो। जैसे कि मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी, एकदम बिल्कुल 2 वाक्य की कहानी है। मैंने क्या लिखा कि पेड़ों की सभा में ये निर्णय लिया गया कि आज के बाद मनुष्य को दी जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए उससे मूल्य वसूला जाए। अब ये छोटी सी क्या कहानी कर दी मैंने कि भाई पेड़ों की एक मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में क्या डिसीजन निकला कि भाई हम मनुष्यों को जो कुछ भी देंगे उसके लिए पैसे लेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे आपको एक संदेश मिलता है कि यार हम प्रकृति से कितना कुछ ले रहे हैं, हमें वो निशुल्क प्राप्त होता है, प्रकृति हमसे कोई मूल्य नहीं लेती, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। तो ये आपको संदेश मिल गया उसमें, छोटी सी बात, इतनी सी बात, लेकिन उसको आपने क्या कहा, भाई पर्यावरण संरक्षण की बात सभी करते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको एक छोटा सा कहानी का रूप दे दिया। मैंने उसमें चरित्र गढ़ दिए, मैंने उसमें एक घटना डाल दी कि मीटिंग हुई थी, मैंने उसके में एक निष्कर्ष डाल दिया, और उसके अंदर जो पाठक है उसके सोचने के लिए छोड़ दिया कि देखो सचमुच यदि अगर ऐसा हो जाए, जो कि विशुद्ध कल्पना है, लेकिन सचमुच यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। एक और कहानी मैंने रची, कृत्रिम आपदा। उस कहानी में मैंने, वो पुस्तक रूप में प्रकाशित भी हुई है, उस कहानी में मैंने ये लिखा कि समझो यदि दूध देने वाले जितने भी गाय और भैंस और जितने भी मवेशी हैं सब हड़ताल पे चले जाएं तो क्या होगा। तो कल्पना है, और उस कहानी में गायें भैंसें जो भी हैं वो बातचीत करती हैं। तो आप कल्पना को, चरित्रों को इस तरह से रच सकते हो, लेकिन ये आवश्यक है। संवाद जो मैंने बताया, एक और जो एलिमेंट है, संवाद होना या ना होना निर्भर करता है कि आपकी कहानी क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि पेड़ों पर कहानी रची, उनकी मीटिंग में डिसीजन हुआ। अब यहाँ पे डायलॉग कुछ नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, केवल एक घटना है, एक चरित्र है, एक निष्कर्ष है ना। तो आप संवाद होना या नहीं होना ये कंपलसरी नहीं है, बिना संवाद की कहानियां लिखी जा सकती हैं, जहां पर आप केवल और केवल सीन डिस्क्राइब कर दो, केवल और केवल कैरेक्टर्स बता दो, केवल और केवल उनकी गतिविधियां बता दो, बिना किसी के संवाद के, बिना कोई परस्पर बात किए हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कौतुक। ये हर कहानी में नहीं होता, लेकिन जिसमें होता है उसमें चमत्कार कर देता है। कौतुक का मतलब हुआ सरप्राइज, कि कुछ ऐसा हो जाए उस कहानी में जो पढ़ने वाले ने सोचा ही नहीं, वो पढ़कर चौंक जाए। जिस कहानी में कौतुक होता है, जिस कहानी में सरप्राइज होता है, जिस कहानी में थ्रिलर होता है, वो कहानी पढ़ने में बड़ी मजेदार हो जाती है। क्यों? जैसे फिर मैं वापस चलूं यदि मोगली के उदाहरण पे, मोगली के उदाहरण में कितना बड़ा कौतुक है कि एक मनुष्य का बच्चा किसी प्रकार से जंगल में रह गया, उसे पाला किसने, भेड़ियों ने, उसको सिखाया किसने, भालू और बघीरा ने, और वो लड़ा किससे, अंत में जाके उसने जाके वहां के शेर को मार दिया, और फिर घूम फिर कर वो वापस अपने सामान्य मनुष्यों की बस्ती में आके बस गए। ये है, इसमें हर स्टेप पे आपको एक थ्रिलर मिलता है, एक कौतुक मिलता है, एक सरप्राइज एलिमेंट मिलता है। जिस जहां आप सरप्राइज एलिमेंट डाल पाओगे, अभी जो पेड़ों वाली कहानी मैंने बताई उसमें भी सरप्राइज एलिमेंट है। सरप्राइज एलिमेंट क्या है कि पेड़ों की मीटिंग हो गई, पेड़ों ने डिसीजन ले लिया कि अब तो हम बिना पैसे कुछ देंगे ही नहीं। तो इसको सुनते ही आपको बिल्कुल, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो ये आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट हो जाता है। सरप्राइज या कौतुक
किसी भी कहानी को बहुत उसके जो एंटरटेनमेंट या उसका जो अट्रैक्शन होता है उसको नेक्स्ट लेवल ले जाता है। कौतुक होना या ना होना अगेन अनिवार्य नहीं है, मनोरंजन मनोरंजन होना चाहिए कहानी में। और मनोरंजन एक बात है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मनोरंजन और कौतुक के साथ में सकारात्मकता भी होनी चाहिए, एक हैप्पी एंड, एक गुड मैसेज होना चाहिए कहानी। आप जो भी लिख रहे हो, आपकी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना हो सकती है, लेकिन कभी भी मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी भी कहानी का यदि आप उदास या दुखी अंत लिखते हो तो आप स्वयं भी उसे लिखते हुए दुखी हो रहे हो और कोई उसे पढ़ते हुए दुखी होगा। दुख बांट के क्या करना है? संभव है कि आपके साथ जो घटना हुई उसमें आपको कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी सोचकर कुछ ऐसा लिखिए, उसके अंत को परिवर्तित कर दीजिए, उसके अंत को ऐसा कर दीजिए कि वहां पर किसी को पढ़कर प्रसन्नता हो। कम से कम आपने कल्पना तो अच्छी की। आपके जीवन में यदि कुछ ऐसा हुआ जो आपके लिए अनचाहा था, आपको अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसका अंत कहीं ऐसा ले जाकर कीजिए कि जिससे पढ़ने वाले को कुछ अच्छा संदेश मिले, कुछ सकारात्मक संदेश मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा नहीं होता है या हमारे लिखने से नहीं होगा, लेकिन जितना आप अच्छा लिखोगे, अच्छा सोचोगे, उतना चीजें अच्छी होगी और आप दूसरों को इंस्पायर भी कर पाओगे। तो ये रही निष्कर्ष की बात कि अंततः आप अपनी कहानी को कहाँ लेकर जाते हो। और एक और उसमें बात जुड़ती है, निष्कर्ष का मतलब शिक्षा भी हो गया। जैसे जितने भी हम कहानियां सुनते हैं, अगर हम मिस्टर बीन की भी बात करें, मिस्टर बीन की कहानियों में वैसे तो कोई शिक्षा होती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि जो व्यक्ति मूर्ख होता है, ओवर रिएक्ट करता है और अपने आसपास के वातावरण को देखे समझे बिना कोई काम करता है, वो हमेशा समस्याओं में उलझ जाता है, वो गलतियां करता है, उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो ये आपको समझाती है। मिस्टर बीन की कहानी हंसाते हंसाते आपको ये छोटी सी एक मैसेज देती है। मैसेज लेना भी अपने आप पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी उनका ये मैसेज होता है। अब एक बात है कि कहानी जब आप लिख चुके होंगे, अभी जैसे आपने यदि ध्यान दिया हो, श्रेया जी ने जब पूरी प्रक्रिया बताई प्रतियोगिता की, तो उन्होंने क्या बताया कि आपको वहां पे एक टाइटल देना, एक शीर्षक देना। बहुत सारे लोग कहानी तो लिख लेते हैं, कहानी, कविता, नाटक, जो भी उन्हें लिखने की इच्छा होती है वो लिख तो लेते हैं, लेकिन शीर्षक नहीं दे पाते। शीर्षक देते समय चूक जाते हैं या उन्हें समझ नहीं आता, या उनका शीर्षक कुछ ऐसा होता है कि जो आकर्षित नहीं करता। आपने कहानी कितनी भी सुंदर लिखी हो, कितनी भी अच्छी लिखी हो, यदि आपका शीर्षक आकर्षक है तो कोई उसे पढ़ना चाहेगा। यदि आपका शीर्षक आकर्षक नहीं है, यदि आपने शीर्षक कुछ ऐसा लिख दिया, समझो मैंने अपने जीवन की कोई घटना लिखी और मैं उसे ऐसे लिख दूं, जब मैं 9 साल का था या जब मैं 10वीं में पढ़ता था, कौन पढ़ना चाहेगा उसे? नहीं ना, किसी को क्या उसमें समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं उस कहानी को का शीर्षक ऐसा दूं, जब गांव वालों ने मेरा स्वागत किया, तो आपको क्या लगता है? अच्छा, कोई बात हुई, इन्होंने कुछ अचीव किया होगा, तो गांव वाले जुटे होंगे, इनका स्वागत किया होगा, पढ़ते हैं इसमें क्या है ना? तो उसमें क्या लगता है, आपको एक जिज्ञासा जगती है। तो शीर्षक, अच्छा शीर्षक दीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे ये आधे घंटे में आपको बता देने से आपको लोग सब कुछ सीख जाओगे। आपको इसके लिए मेरा ये कहना है आप सभी से, मेरी ये सुझाव है कि आप जो भी अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, उनमें इन चीजों को खोजिए, है ना? वापस जाके वहां पे देखिए, अच्छा सर ने बताया था शीर्षक, चलो शीर्षक पढ़ते हैं, अलग अलग कहानियों के शीर्षक पढ़ के देखो, क्या वो आकर्षक हैं, नहीं है? क्या वो आपको कहानी का छोटा सा हिंट देके जिज्ञासा जागृत करते हैं या नहीं करते हैं? उस कहानी में कौन कौन से चरित्र हैं, उनको अंडरलाइन करो, अलग से लिखो। उस कहानी में कौन सी मूल घटना है, उसको एक पंक्ति में लिखो। उस कहानी में संवाद है या नहीं है, उसको एक जगह पे लिखो। उस कहानी से अंत तक क्या निष्कर्ष निकला, वो लिखो। उस कहानी में सत्य घटना है या काल्पनिक घटना है, दृश्य विवरण है या नहीं है,
जब आप 5, 6, 10 कहानियों के साथ में ये छोटी सी एक्सरसाइज कर लोगे ना, आपको अपने आप कहानी लिखना आ जाएगा, नई कहानी, अपनी कहानी रचना आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कोई भी बड़ा साहित्यकार जो भी बनता है, पहले बहुत पढ़ता है, फिर लिखना आरंभ करता है। हमने भी बहुत पढ़ा है, तब लिखना आरंभ किए, और उसके बाद भी निरंतर सुधार करना पड़ता है। आप जो भी लिखोगे, तो जैसे समझो आपने एक कहानी लिख दी, आपने 1 पन्ने की, आधे पन्ने की, 2 पन्ने की कोई कहानी लिख दी, ठीक है। अभी तक तो क्या होता है कि आपको जैसे दिया जाता है, आपके परीक्षा में भी आता है कि इसमें, इस कहानी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आप उस घटना को याद करके वापस जो आपने पहले पढ़ा आप उसको लिख देते हो, या आपको कहा जाता है कि ये फलां कहानी है, इसको इसको पूरा करो, इसको आगे पूरा करो या पीछे पूरा करो। या चंपक बाल हंस जैसी कथाओं में आपको कोई चित्र दिया जाता है, आपको कहा जाता है इसके ऊपर कहानी लिखो। तो इस तरह की आप कॉम्पिटिशन्स में या एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करते हो, एग्जाम में भी लिखते हो। मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ कहानियां जो आपने पढ़ी, उनको इन एलिमेंट्स पर, जो जो मैंने आपको तत्व बताए कि एक कहानी में क्या क्या होना चाहिए, जो मैं यहाँ पर आपके लिए चैट बॉक्स में भी डाल देता हूं कि ये तत्व एक कहानी में होने चाहिए। तो आप 5-10 अपनी पसंद की जो भी कहानियां हैं, उनमें जाके इन तत्वों को वापस खोजिए, अंडरलाइन कीजिए, नोट्स बनाइए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये अनिवार्य तत्व होते हैं, ये होने चाहिए किसी भी कहानी में। और उसके बाद जब आप अपने पसंद की कोई कहानी लिखना चालू करो, जो मैंने बताया, कहानी में क्या चाहिए आपको, घटना चाहिए, चरित्र चाहिए, संवाद हो या ना हो चल सकता है। तो इजी स्टार्ट करने के लिए, सरलता से अगर आपको कोई कहानी लिखनी है, तो सबसे सरल तरीका होता है अपने ही जीवन की कोई घटना याद करो। तो आपका एक एलिमेंट तो निकल गया, घटना वाला, घटना तो आपको तैयार मिल गई, कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। उसी घटना में कुछ चरित्र भी होंगे, उन चरित्रों के कुछ संवाद भी होंगे। तो आपका जो मेजर सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है कहानी को रचने का, वो तो आपको पूरा मसाला मिल गया। तो अपने ही जीवन की कोई घटना उठाओ, उसमें चाहे तो वास्तविक नामों का प्रयोग करो या कोई नए नाम सोच लो चरित्रों के, उनके संवाद लिखो, उस कहानी को, उस छोटी सी घटना को एक शीर्षक दो, और फिर अपने गुरुजी से, अपनी शिक्षिका जी से, आप चाहो तो मेरे साथ भी आप साझा कर सकते हो। मैं अपना मेल आईडी भी आपको यहाँ पर दे देता हूँ। आप, अगर आपको ठीक लगे कि आप मेरे साथ साझा करना चाहो, आप चाहो कि मैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन दूं, आप मुझसे भी साझा कर सकते हैं। किसी को पढ़वाइए। अच्छा, आपको किसी भी बड़े को पढ़ाने में शंका हो, संकोच हो, अपने मित्रों को पढ़ाइए, है ना। कि भव्य ने पढ़ा दिया यश को, यश ने पढ़ा दिया दीक्षा को, दीक्षा ने पढ़ा दिया निखिल को, निखिल ने पढ़ा दिया भव्य को। ऐसे आप आप परस्पर, आप जो भी जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे से वो कहानी साझा करिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको कितना अच्छा लिखा या नहीं अच्छा लिखा। तो ये मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहानियां लिखिए, प्रतियोगिताओं में, एक्सरसाइजेस में भाग लीजिए, और खूब अच्छा लिखिए। और बस मेरी ओर से इतनी ही बात है। और ये सारी जो सुझाव मैं देना चाहता था आपसे, ये सारे अनुभव मेरे साझा करना चाहता था, वो मैंने किए। और उसके अतिरिक्त यदि आपका कोई भी प्रश्न है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि मैं उसका उत्तर दे सकूं।